कुछ स्टोरीज वो बस आपको ग्रैब कर लेती हैं, पकड़ के रखती हैं, छोड़ती नहीं है। ये अननोन टेल्स हैं, अनसॉल्व्ड पजल्स के। ह्यूमंस, हम आंसर्स के लिए वायर्ड हैं, हम सॉल्यूशंस चाहते हैं। जब कोई मिस्ट्री रीच से बाहर रहता है तो वो ऑब्सेशन बन जाता है। वो क्वाइट आवर्स में विस्पर्स करता है, पॉसिबिलिटीज के साथ माइंड को टीज करता है। ये पावर है एक ट्रूली ग्रेट इनिग्मा का। ये चैलेंज करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज पॉसिबल को। ये हमें क्वेश्चन करवाता है एवरीथिंग वी थॉट वी न्यू को। दुनिया को एक अच्छा मिस्ट्री पसंद है, एक पजल जो सॉल्व होने से बचता है, एक गोस्ट जो कोई ट्रेस नहीं छोड़ता। सोचो परफेक्ट क्राइम के बारे में, क्या ये पॉसिबल भी है? कई लोगों ने ट्राई किया है, ज्यादातर फेल हो गए। वो क्लूज छोड़ जाते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, पकड़े जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई नहीं पकड़ा गया? क्या हो अगर किसी ने मेटिकुलसली प्लान किया हो? क्या हो अगर उन्होंने फ्लॉलेसली एक्सिक्यूट किया हो? और फिर क्या हो अगर वो सिंपली वैनिश हो गए, गायब हो गए थिन एयर में एक लेजेंड छोड़ के? ऐसा फीट फिक्शन की किताबों से निकला हुआ लगता है। फिर भी कभी कभी रियलिटी एक स्टोरी देती है इतनी इनक्रेडिबल, इतनी बैफलिंग कि वो किसी भी मेड अप टेल को पीछे छोड़ देती है। वो एक मॉडर्न मिथ बन जाती है, जनरेशन से पास डाउन होती है। हर टेलिंग उसकी मिस्टीक में एक और लेयर ऐड करती है। अनसॉल्व्ड क्राइम्स में एक नाम सबसे ज्यादा इको करता है, डी.बी. कूपर। नाम ही किसी स्पाई नॉवेल के कैरेक्टर जैसा लगता है। उसके एक्शंस ऑडेशियस थे, उसका एस्केप सीमिंगली इम्पॉसिबल। उसने एक एयरलाइन को टेक ऑन किया, उसने अथॉरिटीज को चैलेंज किया, फिर वो अर्थ के फेस से गायब हो गया। या हुआ? ये क्वेश्चन इन्वेस्टिगेटर्स और एंथुसियास्ट्स को डेकेड से हॉन्ट कर रहा है। इसने काउंटलेस थ्योरीज, बुक्स और फिल्म्स को फ्यूल किया है। वो अल्टीमेट डेयरडेविल को रिप्रेजेंट करता है जो क्लीन बच निकला। डी.बी. कूपर की स्टोरी सिर्फ एक हाईजैकिंग से ज्यादा है। ये एक आदमी की डेयरिंग का टेस्टमेंट है। ये सस्पेंस की स्टोरी है, हाई स्टेक्स की, और एक ऐसे एंडिंग की जो कोई क्लोजर नहीं देता। एंडिंग की ये कमी ही इसे इतना कंपेलिंग बनाती है। ये हमें ब्लैंक्स फिल करने के लिए इनवाइट करती है, खुद डिटेक्टिव्स बनने के लिए। हम नोन फैक्ट्स को सिफ्ट करते हैं, हम अननोन के बारे में स्पेकुलेट करते हैं, और हम वंडर करते हैं, हमेशा वंडर करते हैं कि असल में क्या हुआ उस आदमी के साथ जो खुद को डैन कूपर कहता था। वो आदमी जो एक स्टॉर्म में और हिस्ट्री में जंप कर गया। उसका लेजेंड हर पासिंग ईयर के साथ ग्रो करता रहता है। थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले की बात है, नवंबर 24, 1971। एक कोल्ड ड्रीरी आफ्टरनून पोर्टलैंड, ऑरेगन में। लोग रशिंग होम कर रहे थे। वो हॉलिडेज के बारे में सोच रहे थे, वो फैमिली के बारे में सोच रहे थे। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 एक शॉर्ट हॉप के लिए प्रिपेयर कर रही थी। डेस्टिनेशन सिएटल, वॉशिंगटन। एक रूटीन फ्लाइट, एक ऑर्डिनरी बोइंग 727। कुछ भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रहा था। पैसेंजर्स बोर्ड हुए, अपनी सीट्स में सेटल हुए, अनअवेयर कि उनका जर्नी जल्द ही एनीथिंग बट ऑर्डिनरी बनने वाला था। वो सिंपली ट्रैवलर्स थे, किसी और के एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लान के वेब में कॉट। उनमें से एक आदमी था, वो मिड-40s का लग रहा था। उसने एक डार्क बिजनेस सूट पहना था, एक ब्लैक टाई नीटली नॉटेड, एक व्हाइट शर्ट। वो एक ब्लैक अटैचे केस कैरी कर रहा था। उसने अपनी वन वे टिकट डैन कूपर के नाम से खरीदी। वो पोलाइट था, वो काम था। उसने टेक ऑफ के बाद एक बर्बन एंड सोडा ऑर्डर किया। उसने अपने ड्रिंक के लिए पे भी किया। उसके बारे में कुछ भी डेंजर नहीं दिखा रहा था, कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रहा था कि वो अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे ऑडेशियस क्राइम्स में से एक करने वाला था। वो ब्लेंड इन हो गया क्राउड में, एक फेस, एक क्वाइट मैन, एक हिडन डेस्परेट एजेंडा के साथ। फ्लाइट स्केड्यूल पर टेक ऑफ हुई, सीट बेल्ट साइंस ऑफ हो गए, पैसेंजर्स रिलैक्स हुए। कुछ ने न्यूज़पेपर्स पढ़े, दूसरों ने विंडोज से बाहर देखा। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने अपनी सर्विस शुरू की। सब नॉर्मल था, शायद टू नॉर्मल। डैन कूपर के नाम से जाना जाने वाला आदमी क्वाइटली बैठा था। वो किसी भी दूसरे बिजनेसमैन जैसा लग रहा था, एक रूटीन ट्रिप पर। किसी ने उसे सेकंड ग्लैंस नहीं दिया, किसी ने उस स्टॉर्म को सस्पेक्ट नहीं किया जो उस काल्म एक्सटीरियर के अंदर ब्रूइंग कर रहा था। उन्हें क्या पता था, फ्लाइट ऑलरेडी उसके साइलेंट कंट्रोल में थी। उसने पेशेंटली वेट किया, उसने वॉच किया, उसने अपने मूव को टाइम किया। फ्लाइट का इनिशियल फेज बाकी सबके लिए अनइवेंटफुल था। कूपर के लिए ये काल्म था उसके मेटिकुलसली प्लान्ड स्टॉर्म से पहले। वो इवेंट्स की एक चेन सेट इन मोशन करने वाला था जो FBI को बैफल कर देगी। ये दुनिया को आधे सेंचुरी से ज्यादा कैप्टिवेट करेगी। डी.बी. कूपर के लेजेंड का जन्म होने वाला था पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के ऊपर, एक ऐसे दिन जो किसी भी अदर डे की तरह स्टार्ट हुआ था। उसकी एनोनिमिटी उसका सबसे बड़ा वेपन थी। उसका ऑर्डिनरी अपीयरेंस एक परफेक्ट डिस्गाइज था उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्ट के लिए जो वो परफॉर्म करने वाला था।
पोर्टलैंड से टेक ऑफ के कुछ देर बाद डैन कूपर के नाम से जाने वाले आदमी ने अपना मूव बनाया। उसने शाउट नहीं किया, उसने सीन क्रिएट नहीं किया, उसने सिंपली एक फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शाफनर को बेकन किया। वो प्रोफेशनल स्माइल के साथ उसके पास आई। उसने उसे एक फोल्डेड पीस ऑफ पेपर दिया, एक नोट। कई बिजनेसमैन स्टुअर्डेसेस को नोट्स देते थे। कभी वो एक फोन नंबर होता था, कभी एक फ्लर्टेशियस कमेंट। शाफनर ये सोचकर कि ये बस एक और लोनली ट्रैवलर है, नोट को अपनी पॉकेट में डाल लिया, अनओपन्ड। उसका इंटेंशन था इसे बाद में पढ़ने का, एक कॉमन प्रैक्टिस ऐसे सीमिंगली इनॉक्यूअस मैसेजेस के लिए। कूपर क्लोजर झुका। उसने सॉफ्टली बोला, लेकिन उसकी वॉइस में एक अनडिनायबल फर्मनेस थी। मिस, यूड बेटर लुक एट दैट नोट, आई हैव अ बॉम्ब। उसके वर्ड्स काम थे, ऑलमोस्ट जेंटल, लेकिन उनका मीनिंग टेरिफाइंग था। शाफनर ने नोट रिट्रीव किया। उसका ब्लड रन कोल्ड हो गया जैसे ही उसने नीटली प्रिंटेड वर्ड्स पढ़े। मैसेज क्लियर था, कंसाइज था। इसमें लिखा था कि उसके ब्रीफ केस में बॉम्ब है। उसने उसे अपने बिसाइड बैठने का इंस्ट्रक्ट किया। उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। उसकी ट्रेनिंग उसके अंदर के फियर के बावजूद किक इन कर रही थी, जिसने उसे ग्रिप किया होगा। उसने उसकी तरफ देखा, ट्रूली देखा, पहली बार। वो मॉन्स्टर नहीं था, वो रेविंग लूनेटिक नहीं था, वो कंपोज था। उसने अपना ब्रीफ केस थोड़ा सा ओपन किया, बस शाफनर के देखने के लिए इनफ। अंदर रेड कलर्ड सिलेंडर्स थे, एक लार्ज बैटरी थी, वायर्स थे। ये एक रियल बॉम्ब जैसा लग रहा था, एक वेरी डेडली बॉम्ब। चाहे वो जेन्युइन हो या क्लेवर फेक, कोई श्योर नहीं हो सकता था, लेकिन कोई चांस लेने को तैयार नहीं था। थ्रेट क्रेडिबल थी, डेंजर इमीडिएट था। प्लेन में सबकी जान सडनली इस क्वाइट मैन के हाथों में थी। पैनिक एक लग्जरी थी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। शाफनर ने क्विकली कॉकपिट क्रू को अलर्ट किया। कैप्टन विलियम स्कॉट को सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म किया गया। सीट 18C में बैठा पोलाइट आदमी अब कंट्रोल में था। वो अब सिर्फ डैन कूपर पैसेंजर नहीं था, वो हाईजैकर था। क्रू को उसके इंस्ट्रक्शंस को लेटर तक फॉलो करना था। उनके पैसेंजर्स की सेफ्टी इसी पर डिपेंड करती थी। कैबिन में टेंशन अनस्पोकन होते हुए भी एक पैल्पेबल एंटिटी बन गई। ऑर्डिनरी फ्लाइट एक हॉस्टेज सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, हजारों फीट ऊपर अनयील्डिंग अर्थ के। अगले कुछ आवर्स कूल हेडेड क्रिमिनलिटी का मास्टर क्लास होने वाले थे। सेक्शन 4 रैंसम पैराशूट्स एंड अ कैलकुलेटेड रिस्क। डैन कूपर की डिमांड स्पेसिफिक थीं, प्रिसाइज थीं। उसे $200,000 चाहिए थे। वो उसे अनमार्क्ड $20 बिल्स में चाहता था। ये 1971 में एक सिग्निफिकेंट सम था, आज के जमाने में काफी ज्यादा वर्थ। उसने 4 पैराशूट्स भी डिमांड किए, 2 प्राइमरी पैराशूट्स मेन वाले और 2 रिजर्व पैराशूट्स बैकअप्स। मल्टीपल पैराशूट्स की रिक्वेस्ट पजलिंग थी। क्या वो किसी हॉस्टेज को अपने साथ ले जाने का प्लान कर रहा था, या ये अथॉरिटीज को डिटर करने का तरीका था, ये सोचकर कि वो किसी क्रू मेंबर को भी जंप करने के लिए फोर्स कर सकता है। उसके मोटिव्स उसके अल्टीमेट फेट की तरह ओपेक थे। ग्राउंड पर अथॉरिटीज स्क्रैम्बल कर रहे थे। FBI को अलर्ट कर दिया गया था। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के ऑफिशियल्स डिमांड्स पूरी करने के लिए वर्क कर रहे थे। पैसेंजर्स और क्रू की सेफ्टी पैरामाउंट थी। प्लेन लगभग 2 आवर्स तक प्यूजेट साउंड के ऊपर सर्कल करता रहा। इससे टाइम बाय हुआ, पैसे गैदर करने का टाइम, पैराशूट्स ढूंढने का टाइम। कूपर पूरे टाइम काम रहा। उसने एक और बर्बन ऑर्डर किया, उसने उसके लिए पे किया। उसने क्रू के मील्स के लिए पे करने का ऑफर किया जब वो सिएटल में लैंड करेंगे। उसकी पोलाइटनेस अननर्विंग थी। ये उसके एक्शंस की डेडली सीरियसनेस के स्टार्क कंट्रास्ट में थी। वो एक पैराडॉक्स था, एक जेंटलमैन थीफ जो लिव्स को बैलेंस में होल्ड कर रहा था। फाइनली प्लेन सिएटल टकोमा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। लेट आफ्टरनून हो गया था, एयरपोर्ट डार्क था। प्लेन को टारमैक के एक रिमोट ब्राइटली लिट सेक्शन में डायरेक्ट किया गया। पैसेंजर्स अभी भी मोस्टली ड्रामा से अनअवेयर थे। उन्हें बताया गया कि एक माइनर मैकेनिकल इश्यू है। कूपर ने इंसिस्ट किया कि कैबिन लाइट्स डिम्ड हों। ये पुलिस स्नाइपर्स को डीटर करने के लिए था। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। उसने ये सब सोच समझकर किया था। उसके इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे और एविएशन प्रोसीजर्स और लॉ एनफोर्समेंट टैक्टिक्स की सरप्राइजिंग नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट करते थे, उसके मिस्टीरियस पर्सोना में एक और लेयर ऐड करते हुए। एक्सचेंज टेंस था। एक नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एम्प्लॉई मनी और पैराशूट्स प्लेन में लाया। कूपर ने केयरफुली उनका इंस्पेक्ट किया। वो सैटिस्फाइड लग रहा था। फिर उसने सभी 36 पैसेंजर्स को डीप्लेन करने की परमिशन दी। फ्लाइट अटेंडेंट्स, एक को छोड़कर टीना मकलो, जिसने रहने के लिए वॉलंटियर किया, उन्हें भी रिलीज कर दिया गया। ये उन लोगों के लिए इमेंस रिलीफ का मोमेंट था जो फ्री हो गए थे, लेकिन रिमेनिंग क्रू के लिए और खुद कूपर के लिए ऑर्डियल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके ऑडेशियस प्लान का नेक्स्ट फेज शुरू होने वाला था। उसे लेजेंड के रेल्म में
और आगे ले जाते हुए। सेक्शन 5 इनटू द स्टॉर्मी नाइट, अ लीप इनटू लेजेंड। रैंसम सिक्योर होने और ज्यादातर पैसेंजर सेफ होने के बाद कूपर ने अपनी नेक्स्ट सेट ऑफ डिमांड्स बताई। वो चाहता था कि प्लेन रिफ्यूल हो, वो चाहता था कि ये मेक्सिको सिटी फ्लाई करे, लेकिन इस फ्लाइट के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस थीं। प्लेन को लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करना था, 10,000 फीट के नीचे। एयर स्पीड स्लो रखनी थी, 170 नॉट्स के नीचे। लैंडिंग गियर डाउन रहने थे। विंग फ्लैप्स 15 डिग्रीज पर सेट होने थे। ये अनयूजुअल फ्लाइट पैरामीटर्स थे। ये डेंजरस भी थे, लेकिन कूपर इंसिस्टेंट था। वो जानता था कि ये कंडीशंस एक पैराशूट जंप को सर्वाइवेबल बनाएंगी। पायलट्स ने आर्ग्यू किया। उन्होंने कहा कि उन कंडीशंस में मेक्सिको सिटी तक फ्लाई करना फीजिबल नहीं है, रेंज बहुत लिमिटेड होगी। कूपर, एवर द प्रैग्मेटिस्ट, रीनो, नेवाडा में रिफ्यूलिंग स्टॉप के लिए एग्री हो गया। बोइंग 727 अब अपने पैसेंजर्स के बिना काफी लाइटर रनवे पर वापस टैक्सी किया। ये डार्क रेनी नाइट में टेक ऑफ हुआ। प्लेन में डैन कूपर, कैप्टन स्कॉट, फर्स्ट ऑफिसर रटाजैक, फ्लाइट इंजीनियर एंडरसन और फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो थे। एटमॉस्फेयर अनस्पोकन फियर और एंटिसिपेशन से भरी हुई थी। क्रू कॉकपिट में रहा। कूपर के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार 8 PM के बाद वॉशिंगटन और ऑरेगन के बॉर्डर के पास कुछ हुआ। कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट फ्लैश हुई। इसने इंडिकेट किया कि एफ्ट एयर स्टेयर 727 के बैक पर रिट्रैक्टेबल स्टेयर्स एक्टिवेट हो गए थे। ये मिड फ्लाइट में प्लेन से एग्जिट करने का ओनली वे था, बिना मेन कैबिन को डिप्रेशराइज किए। कूपर ने टीना मकलो को इंस्ट्रक्ट किया था कि उसे ऑपरेट करना दिखाए बिफोर वो कॉकपिट में बाकी क्रू के साथ ज्वाइन करे। उसने उसे वहीं रहने को कहा था, क्लोज्ड कर्टन के पीछे। क्रू ने इंटरकॉम पर उससे बात करने की कोशिश की। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बस साइलेंस। प्लेन टर्बुलेंट वेदर में फ्लाई करता रहा। क्रू को एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो कब जंप किया, वो सिर्फ गैस कर सकते थे। जब प्लेन फाइनली रीनो, नेवाडा में अराउंड 10:15 PM पर लैंड हुआ, तो ये लॉ एनफोर्समेंट से घिरा हुआ था। आर्म्ड ऑफिसर्स केयरफुली एयरक्राफ्ट में बोर्ड हुए। उन्होंने थरोली सर्च किया। कैबिन एम्प्टी था। डैन कूपर चला गया था। रैंसम मनी चला गया था। 2 पैराशूट्स चले गए थे। सिर्फ उसकी ब्लैक क्लिप ऑन टाई, एक टाई पिन और 4 पैराशूट्स में से 2 जो उसने डिमांड किए थे वो रह गए थे। वो स्टॉर्मी नाइट में, हिस्ट्री में और एंड्यूरिंग मिस्ट्री में जंप कर गया था। सेक्शन 6 द हंट फॉर अ गोस्ट, नॉरजैक एंड इट्स फ्रस्ट्रेशंस। जिस मोमेंट डीबी कूपर उस बोइंग 727 से वैनिश हुआ, यूएस हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव मैनहंट्स में से एक शुरू हो गया। एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन को कोड नेम दिया नॉरजैक, नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग के लिए। हंड्रेड्स ऑफ एजेंट्स केस में असाइन किए गए। उन्होंने हर विटनेस का इंटरव्यू लिया। उन्होंने हर पॉसिबल लीड चेक की। कूपर का सर्च एरिया वास्ट था, रगेड था। यह साउथ वेस्टर्न वॉशिंगटन स्टेट में डेंसली फॉरेस्टेड टेरेन था। जंप की रात वेदर कंडीशंस टेरेबल थीं। हेवी रेन, स्ट्रॉन्ग विंड्स और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। सर्वाइवल एक एक्सपीरियंस्ड स्काई डाइवर के लिए भी अनलाइकली लग रहा था। एक बिजनेस सूट में एक आदमी की तो बात ही छोड़ो। एफबीआई ने मेटिकुलसली प्लेन को एग्जामिन किया। उन्हें कूपर की ब्लैक क्लिप ऑन टाई उसकी सीट पर मिली। ये टाई बाद में एक क्रूशल दो इनकंक्लूसिव डीएनए सैंपल देगी। उन्हें एस्ट्रे में 8 सिगरेट बट्स, रैली ब्रांड भी मिले। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि कूपर स्मोकर था। उन्होंने फ्लाइट पैथ को स्कावर किया। उन्होंने ग्राउंड सर्च टीम्स डिप्लॉय किए। उन्होंने हेलीकॉप्टर्स यूज किए। उन्होंने लेक मर्विन, एक बॉडी ऑफ वाटर जिसमें कूपर लैंड हो सकता था, सर्च करने के लिए एक सबमरीन तक यूज की। लेकिन विल्डरनेस ने अपने सीक्रेट्स अच्छे से गार्ड किए। कूपर का, मनी का या पैराशूट्स का इनिशियली कोई ट्रेस नहीं मिला। ईयर्स डेकेड्स में बदल गए। केस ओपन रहा, लेकिन एक्टिव लीड्स ड्विंडल हो गए। थ्योरीज अबाउंड हुई। क्या कूपर एक एक्सपीरियंस्ड पैराट्रूपर था, शायद मिलिट्री का? उसका काम डिमीनर और स्पेसिफिक डिमांड्स कुछ नॉलेज सजेस्ट कर रहे थे। या वो एक एमेटर था, जंप से सर्वाइव करने में लकी, बस विल्डरनेस में पेरिश होने के लिए? कुछ ने स्पेकुलेट किया कि वो इंपैक्ट पर डाई हो गया। दूसरों का मानना था कि उसने क्लीन गेटअवे बना ली। एफबीआई ने फर्स्ट 5 इयर्स में ही 800 से ज्यादा सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया। किसी को भी डेफिनेटिवली क्राइम से लिंक नहीं किया जा सका। डैन कूपर के नाम से जाना जाने वाला आदमी एक फैंटम था, आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस छोड़कर। फिर 1980 में एक स्मॉल ब्रेक थ्रू, या शायद एक और पजल पीस। ब्रायन इंग्रम नाम का एक यंग बॉय अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर कोलंबिया रिवर के बैंक्स पर एक डिकेइंग पैकेज मिला। अंदर $20 बिल्स के 3 बंडल्स थे। सीरियल नंबर्स कूपर को दिए गए रैंसम मनी से मैच कर रहे थे। लगभग $5,800 रिकवर हुए। लेकिन इस डिस्कवरी ने और भी क्वेश्चंस रेज किए।
सिर्फ मनी का एक पोर्शन ही क्यों मिला? ये वहां कैसे पहुंचा, प्रोजेक्टेड जंप जोन से माइल्स दूर? क्या ये एक साइन था कि कूपर पेरिश हो गया था, या एक क्लेवर मिसडायरेक्शन? फॉरेस्ट और रिवर ने कोई क्लियर आंसर्स नहीं दिए, बस इनिग्मा को डीपन किया। सेक्शन 7, डीबी कूपर एंड इनिग्मा वोवन इनटू इटर्निटी। डीबी कूपर की स्टोरी हमें आज भी 50 इयर्स बाद भी क्यों फैसिनेट करती है? ये सिर्फ एक अनसॉल्व्ड क्राइम से ज्यादा है। ये एक मॉडर्न फोल्क टेल है। कूपर एक लेजेंड बन गया है। वो डेयर डेविल है जिसने सिस्टम को टेक ऑन किया और जीत गया। वो ऑर्डिनरी मैन है जिसने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ ट्रैक्ड और मॉनिटर्ड लगता है, उसका वैनिशिंग एक्ट लगभग मैजिकल लगता है। वो एक सर्टेन काइंड की फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी के खिलाफ एक डिफायंस जो कई लोगों के साथ रेजोनेट करती है। वो अल्टीमेट एंटी हीरो है, मॉडर्न लाइफ के मशीन में एक गोस्ट। उसके ऑडेशियस हाइस्ट ने पॉपुलर कल्चर को परमिएट किया है। उसके बारे में सॉन्ग्स लिखे गए हैं, बुक्स ने काउंटलेस थ्योरीज एक्सप्लोर की है, मूवीज और टेलीविजन शोज ने उसके अननोन में जंप को ड्रामेटाइज किया है। एरियल वॉशिंगटन में एनुअल डीबी कूपर डेज फेस्टिवल सस्पेक्टेड लैंडिंग जोन्स में से एक के पास ईयर्स तक उसके लेजेंड को सेलिब्रेट करता रहा। लोग कूपर की तरह ड्रेस अप करते हैं, वो उसकी फेट के बारे में स्पेकुलेट करते हैं। वो एक सिंबल बन गया है, न सिर्फ मिस्ट्री का बल्कि एक सर्टेन रिबेलियस स्पिरिट का। उसकी स्टोरी हमारे एडवेंचर की कलेक्टिव डिजायर और इस पॉसिबिलिटी को टैप करती है कि कोई कहीं ऑड्स को इतने स्पेक्टेकुलरली बीट कर सकता है। एफबीआई ने ऑफिशियली एक्टिव इन्वेस्टिगेशन 2016 में क्लोज कर दी। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि 45 इयर्स बाद उन्होंने सभी क्रेडिबल लीड्स एग्जॉस्ट कर दिए थे। रिसोर्सेज को कहीं और बेटर यूज किया जा सकता था। लेकिन केस क्लोज करने का मतलब ये नहीं है कि मिस्ट्री सॉल्व हो गया है। इसका सिंपली मतलब है कि ऑफिशियल सर्च एंड हो गई है। एमेचर स्लूथ्स के लिए, राइटर्स के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए और पब्लिक के लिए डीबी कूपर की हंट उनकी इमेजिनेशंस में कंटिन्यू करती है। जो कुछ क्लूज उसने पीछे छोड़े, टाई, मिला हुआ पैसा, आई विटनेस डिस्क्रिप्शंस, उनको बार बार एग्जामिन किया जाता है एक न्यू रेवलेशन की होप में। अल्टीमेटली डीबी कूपर का एंड्यूरिंग एल्यूर अनआंसर्ड क्वेश्चंस में है। क्या वो जंप से सरवाइव हुआ? अगर हुआ तो वो कहां गया? उसने अपनी लाइफ कैसे बिताई? या उस स्टॉर्मी नाइट में ट्रेचरस विल्डरनेस ने उसे क्लेम कर लिया? हर थ्योरी के अपने प्रोपोनेंट्स और फ्लॉज हैं। शायद हम ट्रूथ कभी नहीं जान पाएंगे, और शायद यही पॉइंट है। कुछ मिस्टरीज अनसॉल्व्ड रहने के लिए होते हैं। वो एक रिमाइंडर का काम करते हैं कि हर चीज एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, कि कुछ इंडिविजुअल्स वाकई वैनिश हो सकते हैं सिर्फ एक नेम और एक लेजेंड छोड़कर जो मरने से रिफ्यूज करता है। डीबी कूपर एक इनिग्मा बना हुआ है, perfectly preserved in the amber of uncertainty.